एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ट्विन ब्रोज में। सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। तो सबसे पहले तो चैप्टर के मीनिंग हमें पता होना चाहिए कि क्या बोलना चाह रहा है चैप्टर। तो सोशल इनइक्वालिटी की अगर हम सीधे देखें तो आपको हमारे इंडिया में हर जगह इनइक्वालिटी देखने को मिल जाती है। इसका एग्जाम्पल आप ये भी देख सकते हैं कि कोई लोग बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं, कोई बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, किसी के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस होती है, किसी के पास बिल्कुल भी रिसोर्सेस नहीं होती है। साथ ही साथ सही लोगों को बहुत अच्छा ट्रीट किया जाता है, कई लोगों को बहुत बेकार ट्रीट किया जाता है और इनके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं इनइक्वालिटी के, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरी हम बात करने वाले हैं एक्सक्लूजन की। एक्सक्लूजन का सिंपल सा मीनिंग होता है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या ग्रुप को कोई एक पर्टिकुलर काम से निकाल देना या पर्टिकुलर किसी चीज से बाहर कर देना। इसका अगर आपको एक सिंपल में एग्जांपल दूं तो ये हो सकता है कि कोई सिंपल एक स्कूल खोला गया, उनने बोल दिया कि यहाँ पर इस कास्ट के लोगों को आना अलाउड नहीं है, तो मतलब उस स्कूल से इस कास्ट को एक्सक्लूड कर दिया गया। तो ये हमें इंडिया में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं, फिर सीधे हमारे हम टॉपिक पर चलेंगे। तो पुराने हमारे सोशियोलॉजी के जितने चैप्टर हमने पढ़े वहां पर हमने कुछ सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करी थी, हमने फैमिली की बात करी, हमने ट्राइब की बात करी, हमने कास्ट की बात करी और हमने मार्केट की बात करी। हमने ये देखा कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हमारे हैं ये हमारी सोसाइटी को कैसे फॉर्म करते हैं, सोसाइटी में इनका क्या रोल होता है। लेकिन अब हमें ये पढ़ने की जरूरत है कि एक तरफ तो ये सोसाइटी को फॉर्म कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक ऐसी चीजें हैं जो हमारे यहाँ इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन के पैटर्न को फॉर्म करते हैं। तो हम इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से कैसे पूरी हमारी सोसाइटी में एक पैटर्न आता जा रहा है इनइक्वालिटी का और साथ साथ एक्सक्लूजन का। तो इसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे इंडिया में, तो आपको इंडिया में इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन हर कोने में देखने को मिल जाता है। आपको बहुत सारे ऐसे बेगर्स देखने को मिल जाएंगे रोड पर, बेचारे जो भीख मांग के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। उसके बहुत सारे आपको ऐसे बच्चे देखने को मिल जाएंगे जो ढाबा में काम कर रहे हैं, टी स्टॉल में काम कर रहे हैं, किसी के घर में नौकर बन के काम कर रहे हैं। मतलब इतनी इतनी उम्र के बच्चे, बिल्कुल 6-6, 7-7 साल की उम्र के बच्चे ऐसी बाल मजदूरी में लग जाते हैं। मतलब कुल मिला के आपको रोजाना ये चीजें देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद जो हमारे डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। हमारे यहाँ फीमेल्स के साथ बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी हमको देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि हम अक्सर ऐसा देखते रहते हैं कि बच्चे जो छोटे छोटे हैं ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ इनइक्वालिटी हो रही है, लेकिन हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम माइंड ऐसे काम नहीं करता कि यार इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इतना ज्यादा ढल चुके हैं इस एटमॉस्फेयर में। क्योंकि जब इनइक्वालिटी हर तरफ होगी तो हमको एक नॉर्मल लाइफ ही लगने लगती है। और फिर हमें देखने को ये मिलता है कि बच्चों की ऐसी स्थिति भी होती है कि जहां बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, कई बच्चे बेचारे नौकर बन के दूसरों का बस्ता उठाने का काम तक करते हैं। और वहां हमें से कोई ये नहीं बोलता कि यार इस बच्चे का कहीं ना कहीं एजुकेशन का राइट इससे छीन रहा है। तो ये चीज हमारे सामने आती है। इसके बाद हमें यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि ये जो इतनी सारी इनइक्वालिटी फैली है ये हमारे इंडिया में इतने ज्यादा तरीके से फैल गई है कि हमको पहली चीज तो ये नेचुरल लगती है और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन फॉर्म हो जाता है कि ये डिजर्व्ड है और ये जस्टिफाइड है। मतलब कुल मिला के जिन लोगों को एक्सक्लूजन और इनइक्वालिटी का सामना करना पड़ रहा है ये वो डिजर्व करते हैं और साथ ही साथ फुली तरीके से जस्टिफाइड है। लोग सीधे सीधे हंसते हंसते बोल देते हैं कि भाई अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो एक दिन तो आपको ऐसा भुगतना ही पड़ेगा। पक्का इस बंदे ने काम ढंग से नहीं किया होगा, पढ़ाई अच्छे से नहीं करी होगी, इसलिए आज ये इतना इनइक्वालिटी का झेल रहा है सबसे। मतलब हम सीधी बात ऐसे कर देते हैं। लेकिन क्या अभी हम ये सोचते हैं कि क्या सही में यही रीजन है? क्या हार्ड वर्क ही एक चीज होता है जो किसी को ऊपर सोसाइटी में और किसी को नीचे पहुंचाता है? अगर इसकी गहराई में हम घुसे तो हमें मालूम चलेगा कि हमारी सोसाइटी इस इनइक्वालिटी को जन्म देती है। ये मेहनत कुछ नहीं होता है, ये एक छोटा सा पार्ट हो सकता है, लेकिन पूरा इस मेहनत पर थोप देना कि आप हार्ड वर्क करोगे कभी आप फेमस हो सकते हो, तभी आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हो, ये बिल्कुल गलत चीज है। क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी इनइक्वालिटी का सामना कर रहे हैं। यहाँ पर एक साउथ अमेरिका का बहुत ही फेमस प्रोवर्ब, मतलब बहुत ही एक फेमस कहावत आती है कि इफ हार्ड वर्क वर रियली सच अ गुड थिंग रिच पीपल वुड कीप इट फॉर देमसेल्व्स। मतलब यहाँ पर इस कोट का ये कहना है कि अगर हार्ड वर्क ही सब कुछ होता, सक्सेसफुल बनने के लिए हार्ड वर्क ही लग रहा होता, तो जितने भी रिच लोग हैं वो पूरा अपने लिए रख लेते। लेकिन आप अपनी सोसाइटी में देखिए हार्ड वर्क का काम गरीब लोग ज्यादा करते हैं कि अमीर लोग ज्यादा करते हैं? रिक्शा पूरी करने का काम कौन करता है? पत्थर तोड़ने का काम कौन करता है? पूरी लेबर का काम कौन करता है? पूरा कोई भी ऐसा काम जहां पर पूरी मेहनत लग रही है, ह्यूमन रिसोर्सेज का फुल यूज हो रहा है, जहां पर आपको काम करके चक्कर आने लगे, काम कौन करता है? कभी आपको ऐसे में अमीर लोग ये काम करते हुए नहीं दिखेंगे। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, स्ट्रीट साफ करना, जो मेहनत भरे काम है सब गरीब लोग करते हैं। तो सीधे ये बोलना कि यार कि गरीबी मिटाने के लिए आपको ये
मेहनत करनी पड़ेगी, ये गलत चीज़ है। साथ ही साथ एक और चीज़ इसमें ये आती है कि लोग बोलते हैं कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो तो आप एक हाई लेवल पर पहुंच सकते हो। लेकिन क्या इंडिया जैसी सोसाइटी जहाँ पर कास्ट सिस्टम इतना ज़्यादा प्रिवलेंट है कि यहाँ पर लोअर कास्ट वालों को कुछ करने ही नहीं दिया जाता है, उनके लिए क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। तो ये चीज़ बहुत गलत होती है। और साथ ही साथ कई ऐसे लोग एग्जाम्पल हमारे सामने कि लोग चाहे कितनी भी मेहनत कर ले वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक लेबर से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। लेकिन क्या कभी आपने आसपास कोई एग्जांपल सुना है कि एक लेबर कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्टर बन गया? क्या वो एक कॉन्ट्रैक्टर का भी उसका प्रमोशन हो पाता है? इतना प्रमोशन भी एक लेबर का नहीं हो पाता है। वो लेबर की जिंदगी जीते हुए उसकी डेथ हो जाती है। तो ये चीज सामने आती है और खासकर से मूवियों में देखने आपको जरूर मिल जाएगा कि एकदम बिल्कुल गरीब घर के लड़के ने मेहनत करी और वो दुनिया का सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। लेकिन इन मूवी में भी सच्चाई में ये दिखाया जाता है कि ये जो लोग गरीब से अमीर बनते हैं वो गलत रास्तों का यूज करते हैं। मतलब कुल मिलाकर ऐसी चीज का पालन करेंगे जो रियलिटी में हो ही नहीं सकता। तो कुल मिलाकर हमें समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये मूवी तक ही सीमित है और रियलिटी में इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन एक बहुत ही गलत चीज है और इसको हटाना या हंसी खेल का काम तो बिल्कुल नहीं है। अब इसका सीधे हमारे चैप्टर में चलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा आने वाला है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो ये है, व्हाट इज सोशल अबाउट सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन। कुल मिलाकर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है कि जो हम ये सोशल इनइक्वालिटी और हम एक्सक्लूजन की बात कर रहे हैं इसमें सोशल क्या है। तो अगर हम ब्रीफ में बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने 3 आंसर आते हैं। हमारा सबसे पहला आंसर ये आता है कि भाई सोशल इनइक्वालिटी में हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पर भी इंडिविजुअल की ना बात होगा ग्रुप की बात हो रही है वो सोशल हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम इसको सोशल वर्ड यूज कर रहे हैं। इसका दूसरा हमें आंसर यहाँ पर ये आता है कि पूरे अगर आप एक कॉन्सेप्ट देखें तो इनइक्वालिटी सिर्फ 2 टाइप की हो सकती है। एक हमारी हो सकती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, एक हो सकती है सोशल इनइक्वालिटी। तो यहाँ पर हम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये सोशल हम वर्ड यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको 2 चीजें समझना जरूरी है। सबसे पहले ये जरूरी है कि जब भी हम यहाँ इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो सोशल इनइक्वालिटी और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिंक होता है। मतलब ज्यादातर दोनों साथ ही में चलेंगी। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर इसलिए ये बोल रहे हैं कि यहाँ सोशल इनइक्वालिटी की बात करें क्योंकि इस चैप्टर का मोटिव हमको इकोनॉमिक चीजें समझाना नहीं है कि पैसे की कमी से ये होता है, पैसे कैसे बढ़ाएं, जीडीपी, ये सब यहाँ हम नहीं समझने वाले। या हम ये पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि भाई अगर किसी के पास पैसा नहीं है, वो गरीब है, तो उसको सोशली क्या क्या इनइक्वालिटीज फेस करनी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर हम सोशल वर्ड यूज कर रहे हैं। और इसके बाद जो तीसरा हमारा लास्ट आंसर आता है वो ये है कि जो ये हमारा पूरा हम पढ़ रहे हैं इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन का, एक बहुत ही सिस्टमेटिक वे में है और पूरे एक स्ट्रक्चर्ड वे में है। तो जहां पर भी एक सिस्टम और एक स्ट्रक्चर आ जाता है वो तो सोशियोलॉजी का पार्ट अपने आप बन ही जाता है, इसलिए यहाँ पर हम सोशल वर्ड यूज कर रहे हैं। इसलिए 3 आंसर हमारे सामने आते हैं। अब इसके बाद बढ़ते हैं हमारे अगले सब टॉपिक पर जो हमारा है सोशल इनइक्वालिटी, और इसके बाद आखिरी में हम बात करेंगे हमारे अगले लास्ट टॉपिक एक्सक्लूजन के बारे में। तो अगर हम बात करें हमारे टॉपिक सोशल इनइक्वालिटी की, तो जब भी हम सोशल इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो सोशल इनइक्वालिटी को जन्म देती है सोशल रिसोर्सेस। कुल मिलाकर किस व्यक्ति के पास कितनी सोशल रिसोर्सेस है उस हिसाब से ये तय होता है कि उसको अपनी लाइफ में इनइक्वालिटी कितनी फेस करनी पड़ेगी। हर किसी को कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को फेस करना ही पड़ता है। तो ये रिसोर्सेस हमारी होती है जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, इनकम हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, मतलब कोई भी एक ऐसी चीज जो हमारी डेली लाइफ को इफेक्ट करती है। तो अगर हम बात करें सोशल रिसोर्सेज की तो इसको टोटल 3 कैपिटल में डिवाइड किया जाता है। कैपिटल का सिंपल मीनिंग होता है मनी बोलते हैं अगर हम इकोनॉमिक्स के बेसिस पे देखें, लेकिन अगर सोशियोलॉजी की बात करें तो कैपिटल मतलब कुल मिला के हो सकता है कि 3 टाइप के रिसोर्सेज हमें जरूरी होते हैं ये देखने के लिए कि किस टाइप की सोशल इनइक्वालिटी हमें फेस करनी पड़ेगी और कौन से लोग जो फेस ही नहीं करते हैं कई रीजनों की वजह से। तो अगर हम बात करें इन तीनों कैपिटल्स की तो सबसे पहला हमारे सामने आता है इकोनॉमिक कैपिटल, कि मतलब एक व्यक्ति का कितनी इनकम है, कितना उसका फैमिली का बैकग्राउंड है। अगर फाइनेंशियल वे में देखें कुल मिला के मनी रिलेटेड जितनी चीज आएगी वो हमारी इकोनॉमिक कैपिटल में आ जाती है। इसके बाद हमारा आता है कल्चरल कैपिटल, मतलब कुल मिला के उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, साथ ही साथ सोसाइटी में उसका स्टेटस क्या है, मतलब कुल मिला के आपकी कैसे लेवल की आपकी पूरी सोसाइटी में एक इन्फ्लुएंस आप रखते हो, साथ साथ आपने कितनी अच्छी पढ़ाई करी, आपकी एजुकेशन फील्ड में आप कितने आगे हो। इसका तीसरे नंबर का हमारा कैपिटल आता है सोशल कैपिटल, मतलब कुल मिला के सोसाइटी में आपकी पहुंच कितनी तगड़ी है, मतलब कौन कौन से सोशल एसोसिएशन से आप जुड़े हुए हो, कहाँ कहाँ पहुंच लगा सकते हो, कौन से आपके रिलेटिव में हाई लेवल पर लोग बैठे हुए हैं, मतलब कुल मिला के सोसाइटी में आपका क्या रिलेशन चल रहा है।
ये 3 फैक्टर होते हैं जो कहीं ना कहीं सोशल इनइक्वालिटी को जन्म देते हैं। और हमें यहाँ पर देखने वाली बात ये आती है कि तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैपिटल, और ये तीनों कैपिटल आपस में अदला बदली भी कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के आप एक की मदद से बाकियों को हासिल कर सकते हो। इसका एग्जांपल बात करें तो जैसे अगर कोई इकोनॉमिक कैपिटल अच्छा है तो उसका पैसा है वो अच्छे स्कूल में जाएगा तो अपने आप उसका कल्चरल कैपिटल बढ़ेगा। साथ ही साथ जब आप पढ़ लिख कर अच्छे कोई ऑफिसर बन जाओगे तो आपका एक सोशल कैपिटल अपने आप बढ़ जाएगा। और एग्जांपल ले तो अगर आपका सोशल कैपिटल अच्छा है, मतलब आपके आजू बाजू एक अच्छी पहुंच वाले लोग हैं तो वो आपकी पहुंच लगवा के आपको अच्छी जॉब दिलवा सकते हैं। हाई पेइंग जॉब मिलेगी तो आपका इकोनॉमिक कैपिटल बढ़ जाएगा। ऐसे करके आप कुल मिला के हर चीज की मदद से दूसरी चीज को ले सकते हैं। तो जब इन चीज़ों की वजह से हमें जब इन पूरे डिस्क्रिमिनेशन जो रिसोर्सेज का होता है इसको हम बोलते हैं सोशल इनइक्वालिटी। इसी की वजह से सोशल इनइक्वालिटी जन्म ली। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है, वो ये है कि जो ये सोशल इनइक्वालिटी है क्या ये नेचुरल है, ये कोई नेचुरल फिनोमिना है या इसको हमने बनाया है। तो अगर मोस्टली हम ऐसे अगर बात करने पर आए तो हम इसको बोल सकते हैं कि यार ये नेचुरल है। जैसे हम कैसे बोल सकते हैं कि भाई कोई बंदे में अच्छी एबिलिटीज हैं, किसी ने अच्छी मेहनत करी हुई है बचपन से, किसी का अच्छी वेल्थ है, कोई का अच्छा सोशल में एक स्टेटस है, उसके एसोसिएशन अच्छे हैं, तो ये सब चीजें एक जन को आगे बढ़ा सकती हैं या पीछे रोक सकती हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसको बोल सकते हैं नेचुरल है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर इसको हम एक पूरी सोसाइटी को एक लार्ज वे में देखें तो 99% जो हमारा इनइक्वालिटी होता है ये सोसाइटी की वजह से क्रिएट होता है। और ये चीज जो सोसाइटी की वजह से क्रिएट होती है इसको हमारे सोशियोलॉजिस्ट बोलते हैं सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। मतलब आपके डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे जो हाइरार्की हमारा, हमने स्ट्रेटिफिकेशन पहले भी पढ़ा था कि जब हम हाइरार्की फॉर्म करते हैं वहां पर आपको कौन सी रैंक मिल रही है, ये डिस्क्रिमिनेशन करने में बहुत बड़ा हाथ हमारी सोसाइटी का होता है। नेचुरल फिनोमिना कुछ जगह काम कर सकता है, लेकिन अगर मोस्टली हम देखें तो मेन रीजन हमारा इसका सोसाइटी होता है। तो अगर इस हमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन को अच्छे से समझना है तो यहाँ पर हमें इन 3 प्रिंसिपल्स को समझना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो अगर हम इन 3 प्रिंसिपल्स की बात करें तो सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा ये आता है कि जो सोशल इनइक्वालिटी हमें देखने को मिलती है कोई ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण नहीं है, ये पूरा हमारी सोसाइटी का करा धरा हुआ है। इसको अगर हम सिंपल समझे तो जैसे हमारे पास्ट में क्या होता था, जैसे हम हंटर्स होते थे, जब जैसे हम पूरा समय फॉरेस्ट में रहकर काम करते थे, तो अगर उस एरिया की बात हम करें तो वहां पर रिसोर्सेज इतनी ज्यादा कोई ऐसे ग्रो नहीं होती थी कि जैसे अगर आप वहां पर क्रॉप्स भी प्रोड्यूस कर रहे हो तो एक लिमिटेड वे में होता था। तो वहां पर भी हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता था, लेकिन वो छोटे से लेवल का होता था, बेसिक लेवल का डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता था। लेकिन अगर हम आज की सोसाइटी को देखें तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल को भी अगर हम लेते हैं तो सरप्लस गुड प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो क्या सरप्लस गुड जो प्रोड्यूस होता है वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है कि वो खुद ही के लिए रख लिया जाता है। हमें देखने को मिलता है कि जो भी एक्स्ट्रा इनकम हो रही है या एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो भी हम अपने लिए रखते जाते हैं कि इसकी वजह से हम और अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चक्कर में इनइक्वालिटी बढ़ती ही जाती है। मतलब कुल मिलाकर हमें देखने मिलता है कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारी सोशल इनइक्वालिटी में सबसे नीचे आता है उसमें चाहे कितनी भी एबिलिटीज हो, वो कितना भी अच्छा हो, वो आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि ये प्रॉब्लम सामने आ जाती है। इसका दूसरा हमारा प्रिंसिपल ये आता है कि जो ये हमारी सोशल इनइक्वालिटी है ये जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती है और इसी की वजह से ये प्रमोट होती है बहुत ज्यादा। इसका सिंपल रीजन ये है कि हमें देखने को मिलता है हमारी सोसाइटी में कि आज जो हमारी रिसोर्सेस हैं आने वाले समय में हमारे बच्चों की यही रिसोर्सेस ट्रांसफर हो जाएंगी उनको, और ये ट्रांसफर का सिलसिला आगे बढ़ता जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है कि जो अमीर लोग हैं उनके भी आने वाली जनरेशन अमीर में अमीर होती जाती है और जो पुअर वाली है वो बेचारे वहीं रह जाते हैं, और इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा देती है हमारी बाकी की चीजें। जैसे अगर हम बात करें हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है तो कहीं ना कहीं रिच लोगों का रिच में रह जाता है। इसके बाद हमें देखने को मिलता है हमारे कास्ट सिस्टम हमारा सीधे सीधे आ जाता है। कास्ट सिस्टम में ये बताया हुआ है कि आपको क्या ऑक्यूपेशन करना है, तो कुल मिला के बेचारा एक जो हायरार्की में नीचे आता है वो ऊपर के काम नहीं कर सकता। आपने दलित को जो काम असाइन किए हुए हैं उसको वही काम करने पड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं हमारे कास्ट सिस्टम की तो ऐसे में हमको देखने मिलता है कि एक जो कास्ट सिस्टम में नीचे वाला व्यक्ति था वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता था। तो जब ऐसी चीजें होंगी तो एक आगे कैसे बढ़ेगा इंसान। इसके बाद हमारे यहाँ एंडोगैमी प्रैक्टिस करी जाती है, मतलब सेम कास्ट में मैरिज। तो अब एक जो चांस बचती है कि सपोज करो कोई दूसरी कास्ट का अपर कास्ट वाले से मैरिज करता है तो उसको लाइफ में चांसेस मिलती है कुछ अच्छा करने की, अब वो चांसेस भी खत्म हो जाती हैं क्योंकि कास्ट में सबसे शादी कर रहे हैं। तो इन चीजों से हमको मालूम चलता है कि कुल मिला के जनरेशन टू जनरेशन चीजें पास हो रही हैं जिसकी वजह से अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। इसका तीसरा हमारा प्रिंसिपल आता है कि हमारे जितने भी बिलीफ है, हमारी जितने आइडियोलॉजी है, ये प्रमोट करती है सोशल इनइक्वालिटी को। इस दुनिया का एक सिंपल सा लॉजिक है कि कोई बुरी चीज जब तक नहीं टिक सकती जब तक उसको हम सपोर्ट करते रहेंगे, नहीं तो बुरी चीज का अंत हो ही जाता है। लेकिन सोशल इनइक्वालिटी हमारे आज भी इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि हमारा कास्ट सिस्टम हो गया, इसको आज भी हम सपोर्ट करते हैं। मतलब कुल मिलाकर कोई भी ऐसी चीज है जो हमें एक हायरार्की पैदा
कर देती है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर देती है। ये इसका सिंपल रीजन है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। हायरार्की बुरी चीज नहीं है, आपको हर जगह देखने मिलेगी। एक कोई बॉस रहेगा, उसके नीचे काम करने वाले होंगे, लेकिन यहाँ पर जब डिस्क्रिमिनेशन ऐड हो जाता है तो एक बहुत बेकार चीज हो जाती है, और ये हमको देखने को मिलता है। और कास्ट सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेन चीज ये है कि जो अपर कास्ट वाले लोग हैं, जो एक आज अच्छी रिसोर्सेज पा रहे हैं और अच्छी लाइफ जी रहे हैं, वो हमेशा सपोर्ट करेंगे इस चीज को। जहां पर भी किसी को कोई चीज का प्रॉफिट होता है तो वो उस चीज को हमेशा सपोर्ट करेगा, और जिसको प्रॉफिट नहीं होता है वो हमेशा उस चीज को अपोज करेगा। लेकिन अपोजिशन कहीं ना कहीं दब जाता है, क्योंकि उसको सपोर्ट करने वाले लोग हमेशा ज्यादा होते हैं और अच्छी एक पावर में होते हैं। इससे हमें समझ में आता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है और इसके रीजंस क्या क्या है। और यहाँ पर हमें एक और चीज देखने को मिलती है कि मोस्टली ये बोल दिया जाता है कि जितना भी इनइक्वालिटी है इकोनॉमिक बेसिस के कारण होता है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं है, आधा सच है। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर है जो इनइक्वालिटी करवाते हैं, प्रमोट करते हैं इनइक्वालिटी को। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल हो गया, आपकी डिसेबिलिटी हो गई, आपका रिलीजन हो गया, आपका कास्ट हो गया, आपकी एथनिसिटी हो गई, कौन सी लैंग्वेज आप बोलते हो, कौन से रीजन से आप आते हो, एक्सेट्रा। इतनी सारी चीजें हैं ये जो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को पैदा करती हैं। इसका सीधा एग्जांपल ये आता है कि अगर आप ये बोल रहे हो कि इकोनॉमिक ही रीजन है, तो एक कोई ऐसी फीमेल जो अच्छे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आती है, उनको कई बार ऐसे पूरा सेक्सुअल हरासमेंट फेस करना पड़ जाता है। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि इकोनॉमिक चीजें सही होने से सब चीजें सही हो जाएंगी? इसका एक और एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि यार जो लोग बेचारे मिडिल क्लास के छोटी कास्ट के लोग होते हैं और एक अच्छा प्रोफेशनल जॉब में आ जाते हैं, अगर वो बीच एक कोई मिडिल क्लास सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहां उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। कम कास्ट छोटी कास्ट वालों से लोग बात करना पसंद नहीं करते जो हमारे सिस्टम में नीचे आती है। तो कुल मिलाकर डिस्क्रिमिनेशन हर चीज से हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपकी जॉब अच्छी हो, आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड अच्छा हो तो आपको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना नहीं पड़ेगा। ये बहुत सारी चीजें जो मिलकर ये प्रेजुडिस को जन्म देती हैं। और हमको एक चीज नहीं कोई मिलती कि हम कोई भी कास्ट कोई भी कम्युनिटी के हो, तो हम वहां पर जब पैदा होते हैं तो हमें अपनी कास्ट अपनी कम्युनिटी के बारे में तो पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ हमें बाकी कास्ट के बारे में पढ़ाया जाता है कि कौन सी हमसे ऊपर है, कौन सी हमसे नीचे। और ये सारे फैक्टर जो है ये प्रेजुडिस को जन्म देते हैं। तो पहले तो अब ये पढ़ते हैं कि प्रेजुडिस मतलब होता क्या है। तो अगर हम बात करें प्रेजुडिस की, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है पूर्वाग्रह, और मतलब कुल मिला के हमारा प्री कंसीव्ड ओपिनियंस। और इसको अगर हम एक और सिंपल वर्ड में करें तो वो हमारा होता है प्री जजमेंट। मतलब जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, प्रेजुडिस मतलब होता है बिना किसी को जाने पहचाने पहले से माइंड में ओपिनियंस फॉर्म कर लेना। और ये एक हमारी सोसाइटी की बहुत पुरानी एक नीति चलती आ रही है। मतलब इंसान से अपन मिले नहीं, उसको अपन जानते नहीं, लेकिन वो कौन सी कास्ट से है या वो कौन से एरिया को बिलोंग करता है, उससे हमने अपने आप एक ओपिनियन फॉर्म कर लिए कि भाई ये बंदा ऐसा होगा। इसको हम बोलते हैं प्रेजुडिस। और हमें खासकर देखने को ही मिलता है कि प्रेजुडिस जो होते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जब भी हम प्री जजमेंट्स की बात करते हैं तो हम नेगेटिव साइड की ही बात करते हैं। प्रेजुडिस हमें हर जगह देखने को मिल जाते हैं। और एक और चीज यहाँ पर देखने वाली है, कई बार फेवरेबल प्रेजुडिस भी देखने को मिल जाते हैं। अभी फेवरेबल से मेरा सिंपल मीनिंग है कि कई बार प्रेजुडिस किसी के फेवर में काम करते हैं। इसका मीनिंग ये है कि अगर एक कास्ट का कोई बंदा कहीं पर काम करने गया है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, और उसको वहीं पर अपनी ही कास्ट के लोग मिल गए, तो उसके लिए वहां पर एक फेवरेबल प्रेजुडिस हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हमेशा उसको दूसरों से ऊपर रखा जाएगा। तो ये प्रेजुडिस का एक सिंपल मीनिंग होता है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेजुडिस इतने स्ट्रांग होते हैं कि यहाँ पर पहली चीज तो लोग नई कोई इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, साथ ही साथ ये समय के साथ चेंज नहीं होते। मतलब एक बार जो धारणा बन गई माइंड में कि यार ये बंदे की जो कास्ट होती है ऐसी होती है, अब वो कास्ट कितने भी ऊपर उठ जाए, वहां के लोग कितने भी अच्छे हो जाएं, कितने भी ज्यादा एजुकेटेड हो जाएं, चाहे वो उनसे अच्छे हो जाएं, लेकिन उनको उसी तराजू में तौला जाएगा जो पहले के सालों से तौले आ रहे हैं हम लोग। तो ये हमारा पूरा एक मीनिंग आता है प्रेजुडिस का। और अगर हम बात करें इन प्रेजुडिस की, तो इनको मेनली जन्म दिया जाता है स्टीरियोटाइप्स के द्वारा। स्टीरियोटाइप्स का सिंपल मीनिंग होता है जो हमारी पुरानी धारणाएं चली आ रही हैं। मेनली हमारे जितने भी रेशियल ग्रुप्स होते हैं, एथनिक ग्रुप्स होते हैं, हमारी विमेन होती हैं, इनको बहुत ज्यादा स्टीरियोटाइप्स होते हैं इनके खिलाफ। ये पुरानी धारणाएं चली आ रही हैं। और हमारी एक इंडिया कंट्री जो इतने सालों से कॉलोनियलिज्म का शिकार रही है, तो इसको एक बहुत बड़ा रीजन बोला जाता है हमारे स्टीरियोटाइप्स को। मतलब बोला जाता है कि ब्रिटिशर थे जिनने बहुत सारे ये स्टीरियोटाइप्स हमारे मार्केट में लेके आए। जैसे इनका सिंपल कहना था, लोग पर्टिकुलर कोई एक कम्युनिटी या ग्रुप को एकदम बोल देते थे मार्शियल ग्रुप, मतलब कुल मिला के ये वॉर में लड़ेंगे, हीरो टाइप के लोग होते हैं लोग। कोई पर्टिकुलर ग्रुप को एकदम लेजी बोलते थे, किसी को एकदम वो बोलते थे कि बहुत आर्टिस्टिक लोग होते हैं। मतलब कुल मिला के पूरे ग्रुप को एक एक वो कैरेक्टरिस्टिक पकड़ा देते थे।
लेकिन सिंपल सी बात इतनी है कि आप किसी एक पूरे ग्रुप को लेजी बोल रहे हो, अरे ग्रुप को छोड़ो, अगर आप किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी लेजी बोल रहे हो तो ये मीनिंग उसका बिल्कुल नहीं कि वो जिंदगी भर लेजी रहेगा। एक ऐसा भी हो सकता है कि दिन में वो किसी समय आलसी है तो किसी समय सबसे ज्यादा मेहनती वही है। तो एक पूरे ग्रुप को आप ऐसे कैसे कुछ भी बोल सकते हो, स्टीरियोटाइप कैसे दे सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि भाई आप पूरे ग्रुप को एक इंसान कैसे बना सकते हो। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि पूरे ग्रुप की ये कैरेक्टरिस्टिक है। क्या एक ग्रुप में अलग अलग लोग नहीं हो सकते? अगर आप अपनी फैमिली में ही देखोगे तो आपको अलग अलग नेचर के लोग देखने को मिल जाएंगे। कोई आपकी फैमिली में बहुत आलसी होगा, कोई बहुत मेहनती होगा। तो कुल मिला के बात ये होती है कि आप पूरे ग्रुप को कभी एक उसमें नहीं आंक सकते। और दूसरी बात ये, समय के साथ चेंज होती है ना चीजें। क्या पता कोई व्यक्ति आलसी हो, बाद में बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो जाए, तो आप उसको पहले से ऐसा कैसे ओपिनियन फॉर्म कर सकते हो। तो ये स्टीरियोटाइप से एक बहुत बड़ी चीज हमारे सामने आती है, जिसकी वजह से आज भी कोई पुरानी धारणाएं चल रही है स्टीरियोटाइप, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा प्रेजुडिस देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद हम बात करते हैं एक और टॉपिक, डिस्क्रिमिनेशन की। तो ये प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन में सिंपल सा अंतर इतना होता है कि प्रेजुडिस हमारे प्री जजमेंट्स होते हैं और ओपिनियन होते हैं कि यार हम एक फॉर्म कर लेते हैं। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन इससे आगे वाला स्टेप होता है। डिस्क्रिमिनेशन सीधे हम एक लाइव एक्शन में देखने को मिलता है। मतलब इसकी वजह से किसी की एक जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ हो सकता है। इसका सीधा एग्जांपल आप ले सकते हो, जॉब हो गया कि कास्ट को कोई प्रेफर करा जा रहा है कि यार ये लो कास्ट वालों को हम रखेंगे ही नहीं, या डेली लाइफ में जहाँ पर भी हमको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, तो एक चीज़ गलत हो जाती है। और यहाँ पर हम एक चीज़ देखने को मिलती है कि डिस्क्रिमिनेशन को ना ये लोग बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, प्रेजुडिस को इतने अच्छे से जस्टिफाई नहीं कर सकते। इसका एग्जांपल ये है कि अगर आपकी जॉब में कोई एक जन आया, वो लोअर कास्ट से, आपको उसको जॉब में नहीं रखना, आप उसको जॉब से निकाल दोगे, लेकिन आप रीजन में ये कभी नहीं बोलोगे कि तुम लोअर कास्ट से हो। आप बोल सकते हो यार तुमने जॉब का इंटरव्यू अच्छे से नहीं दिया, तुम इतने पढ़े लिखे नहीं हो, तुम इस जॉब के लिए सूट नहीं करते हो, मतलब कोई भी रीजन दे सकते हो। तो डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी चीज है जिसको जस्टिफाई भी किया जा सकता है, लेकिन ये दोनों चीजें बहुत गलत हैं। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में दूसरों को आगे बढ़ने का कभी मौका ही नहीं देती है। अगर आपने भी अपनी लाइफ में कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया तो आपको भी आवाज उठाना चाहिए और कमेंट में अपने लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलिएगा। अब इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस वीडियो का, वो है सोशल एक्सक्लूजन, जो हमारे चैप्टर का जो नाम है उसका सेकंड पार्ट आता है। पहले हमने सोशल इनइक्वालिटी का बात कर लिया, अब हम एक्सक्लूजन की बात करने वाले हैं। तो ये एक्सक्लूजन का मीनिंग क्या होता है? इसका सिंपल मीनिंग होता है जो हमारी सोसाइटी है इसमें अगर हम किसी के फुल इन्वॉल्वमेंट को कट ऑफ कर देते हैं, मतलब किसी को हम हटा देते हैं किसी एक काम से या उसको मौका ही नहीं देते, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूजन। इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर एक एरिया है, यहाँ पर इन्हें बोल दिया कि ये वाले कास्ट के लोगों को घुसना अलाउड नहीं है, तो ये वाली कास्ट कौन सी हो गई? एक्सक्लूडेड कास्ट हो गई, मतलब इसको यहाँ पर घुसने की आजादी ही नहीं है। तो ये हमारा होता है पूरा एक्सक्लूजन। लेकिन हमको यहाँ समझना चाहिए कि ये इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को आपने रहने के लिए घर दे दिया, खाने के लिए खाना दे दिया और पहनने के लिए कपड़े दे दिए तो वो इंक्लूडेड हो गया है। वो जब तक एक्सक्लूडेड में आएगा जब तक उसको पूरी आजादी नहीं दे रहे हो, पूरी रिसोर्सेस नहीं दे रहे हो। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जुडिशरी की हेल्प हो गया, लॉज हो गए, सिक्योरिटी हो गई, मेडिकल का कोई भी फैसिलिटी हो गई, एक्सेट्रा। मतलब कुल मिला के जितनी भी रिसोर्सेस हैं सबकी आजादी उसको मिलनी चाहिए, सबका फायदा उठाना उसको मिलना चाहिए। जब तक ये चीजें नहीं मिल रही, जब तक कोई इंक्लूडेड में नहीं आएगा, ये एक्सक्लूडेड में ही आएंगे और यहीं से डिस्क्रिमिनेशन चालू होता है। तो ये चीज इसमें आती है। लेकिन यहाँ पर हमें चीज समझना चाहिए कि जो हमारे सोशल एक्सक्लूजन है हमारा मेनली, ये इनवॉलेंटरी है। इनवॉलेंटरी मतलब होता है कि यहाँ पर आपका चाहना मैटर नहीं करता कि आप एक्सक्लूडेड होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते, आप अपने आप हो जाएंगे, ये सोसाइटी आपको कर देगी। जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है इसको और एक समझाने में कि इसको सोसाइटी कैसे गलत वे में लेती है, वो ये है कि आप रोड में, ब्रिज पर या कहीं पर भी ऐसे नीचे कोई अमीर को सोते हुए नहीं देखेंगे। अगर आप एक बड़े हाईवे से निकल जाइए तो बेचारे गरीब आपको रोड के कोनों पर सोते हुए देखने मिल जाएंगे, फुटपाथ पर सोते हुए देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो रिच पीपल है वो एक्सक्लूड हो गए इस चीज से। रिच पीपलों को कोई मनाही नहीं है कि आप फुटपाथ पर जाके सो जाइए, उन लोग अपनी सहमति से वहां नहीं जाते हैं। कोई आपको नहीं चाह रहा, अगर रिच पीपल चाहे तो वो भी रोड पर सो सकते हैं, लेकिन वो कभी सोएंगे नहीं। तो इस गलत लॉजिक से हमको ये एक्सक्लूजन समझाया जाता है। हमें बोला जाता है कि एक्सक्लूजन मतलब होता है कि आप जानबूझकर किसी चीज में इंक्लूड नहीं होना चाह रहे हो, जबकि यहाँ पर रियलिटी कुछ और होती है। आप इस चीज से एक्सक्लूजन को मत देखिए। एक्सक्लूजन आपको वहां देखना चाहिए जब एक जन को चॉइस ही नहीं मिल रही है। रिच पीपल को चॉइस मिल रही है। एक्सक्लूजन के दोनों साइड हो सकते हैं, एक पॉजिटिव भी हो सकता है, एक नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मेन हमारा फोकस नेगेटिव साइड में होना चाहिए। ऐसे तो कई चीजें हैं। अगर कोई चीज है कि गलत काम हो रहा है तो भाई अगर आप उस गलत काम में इन्वॉल्व नहीं हो तो आपका मन है, तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि आप एक्सक्लूडेड हो गए उससे, ये आपकी चॉइस है। जो हमारा एक्सक्लूजन है पूरी इनवॉलेंटरी वे में आगे बढ़ता है।
और इसके बाद हमें एक और सिंपल कॉन्सेप्ट ये देखने को मिलता है कि अगर किसी व्यक्ति या किसी ग्रुप के साथ बार बार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको बार बार एक्सक्लूड किया जाता है, तो एक समय के बाद उसकी इंक्लूड होने की चाहत ही खत्म हो जाती है। इसका एक एग्जांपल ये दिया कि जो हमारे ब्राह्मण के टेंपल होते हैं, यहाँ पर पहले हमें देखने मिलता था कि लोअर कास्ट वालों को घुसने ही नहीं दिया जाता था। दलित हमारे उनको आप बोलते थे कि आपकी तो मतलब देखना भी हमें पसंद नहीं है आपको। तो जब आप बार बार किसी को टेंपल में घुसने के लिए मना करोगे तो एक समय तक वो प्रोटेस्ट करेगा, लेकिन जब बार बार डिस्क्रिमिनेशन होता जाएगा तो वो उस चीज के लिए मना ही कर देगा। तो हमें देखने को मिलता है कि उन लोग क्या करने लगते थे, फिर अपना रिलीजन चेंज करते थे। कोई मुस्लिम बन जाएंगे, क्रिश्चियन बन जाएंगे, मतलब कुल मिलाकर अपना रिलीजन चेंज कर लेंगे और अपना हो सकता है अपना खुद का रिलीजन फॉर्म कर ले या अपने खुद के टेंपल फॉर्म कर ले। क्योंकि भाई अगर आप बार बार डिस्क्रिमिनेशन करोगे तो कब तक एक इंसान ट्राई करेगा। तो ये एक हमको एक अलग कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में प्रेजुडाइसेस, डिस्क्रिमिनेशन बहुत पहले से चलते आ रहे हैं। पुराने प्रेजुडाइस खत्म होने की बारी आती है तो नए फॉर्म हो जाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ चलता ही आ रहा है सदियों से, और ये खत्म करना बहुत जरूरी है। सिंपल लेजिस्लेशन से ये चीज खत्म नहीं हो सकती। हमारे सिंपल से अगर कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है इक्वालिटी, तो इक्वालिटी नहीं आ जाएगी। और पहले हमें देखने को मिला कि हमारे इंडिया में समय समय पर लोगों ने आवाज उठाई है, इसके खिलाफ बहुत ज्यादा चीजें हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी आज भी चलता है। तो हमें ये समझ में आता है कि सिंपल हमारी गवर्नमेंट या हमारा थोड़ा सा ऊपर के सिंपल जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनको बदलने से कुछ नहीं होगा। ऐसे बड़े बड़े कैंपेन लाकर रखने पड़ेंगे और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि इंडिया में मेनली जो हमारी लोअर कास्ट हो गए, बाकी वेमेन हो गए या डिसेबल हो गए, इनके खिलाफ बहुत ज्यादा ये डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। ये पहले भी था, आज भी था, ये चलता जाएगा जब तक अगर इसके लिए कुछ किया ना गया तो ये हम यहाँ पर देखते हैं। फिर हमने कॉलोनियलिज्म के बारे में पढ़ा कि ब्रिटिशर ने कैसे इस चीज को और खराब किया था। हमने पुराने चैप्टर में पूरा ब्रिटिशर का पढ़ा है। तो हमें ये समझ में आता है कि इंडिया में मेनली कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो इस चैप्टर में हम टोटल ऐसे 4 ग्रुप्स की बात करेंगे पूरी। सबसे पहले हम बात करेंगे दलित्स की कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। उसके बाद हम आदिवासी की बात करेंगे, थर्ड में हम विमेंस की बात करेंगे, और चौथे में हम हमारी बात करने वाले हैं उन लोगों की जो हमारे टोटल फिजिकली एबल्ड नहीं होते, डिसेबिलिटी वाले लोगों की हम पूरी बात करेंगे। तो अगर हम पूरे इन चारों ग्रुप को देखेंगे कि इन्हें कैसे अभी अचीव की है चीजें और क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन प्रेजुडिस इनको फेस करने पड़ते हैं। तो हमारी पहली वीडियो में इतना ही आता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो बनता है। कमेंट में कोई भी सजेशन हो आप पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं तो मिलता रहूंगा नई वीडियोस में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु टेंगुरिया, बाय बाय।